नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। देश के लगभग 1 करोड़ 18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आने वाला सप्ताह बेहद अहम साबित हो सकता है। केंद्र सरकार अगले हफ्ते 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और कैबिनेट की मंजूरी को लगभग 10 महीने बीत चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आयोग का कार्यक्षेत्र तय कर लिया है और साथ ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नामों पर भी मोहर लग चुकी है। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए नए वेतनमान, पेंशन संरचना, भत्तों और अन्य सुविधाओं की सिफारिशें तैयार करेगा। सूर्योपासना के महापर्व छठ का आज समापन हो गया। उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित करने के लिए तड़के से ही श्रद्धालु देश भर के घाटों पर जुट गए थे। बिहार सहित पूरे देश में छठ पूजा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं नजर आई। छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन आज धूमधाम से मनाया गया। तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और सभी श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने 36 घंटे के उपवास को खोला और इस दौरान आम लोगों से लेकर नेताओं तक सभी भगवान भास्कर की पूजा में मंत्रमुग्ध नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ समापन को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठ मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव अलौकिक रहे। रामनगरी अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर और उससे संबंधित लगभग सभी निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी पीएम मोदी ने ही 5 अगस्त 2020 को किया था और इसके बाद भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। अब जब पूरी तरह से मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी पीएम मोदी ही करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद रहेंगे। समूचा मंदिर पत्थरों का नगर शैली में बना है और इसका निर्माण अब पूरा हो चुका है। 70 एकड़ के परिसर में निर्माण कार्य करना यह व्यवहार की बात है। फिलहाल यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित सभी काम पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी पर्व में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में सिख गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय और सराहनीय है। वह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। गुरुजन यात्रा के माध्यम से इस पावन अवसर से जुड़ने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। भारत की सनातन परंपरा में सिख गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय और सराहनीय है। पंजाब को दहलाने की साजिश को पुलिस ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। लुधियाना शहर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के साथ लिंक रखने वाले 3 आतंकियों को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार करने में थाना जोधेवाल की पुलिस ने सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि उनकी पुलिस टीम ने शिवपुरी रोड पर 3 आतंकियों को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपियों की पहचान कुलदीप सिंह, परविंदर सिंह और रमनीक सिंह के रूप में की गई है, जबकि उनके 2 साथी शेखर और अजय अभी तक फरार हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ये हैंड ग्रेनेड जेल में बंद कैदी के कहने से लेकर आए थे हैं और जिसे बाद में लुधियाना से जालंधर नेशनल हाईवे के नजदीक किसी जगह छुपाना था। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस उक्त मामले की जाँच में जुटी हुई है। प्रदूषण से जंग के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राजधानी में 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे सभी कमर्शियल गुड व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री बैन होगी जो BS6 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं। अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता अक्सर खतरनाक स्तर तक गिर जाती है और इसके मुख्य कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाना और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां शामिल हैं। और इस स्थिति से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। इस बैन का मकसद उन भारी प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकना है जो हवा में पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ाते हैं। और दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ जरूरी और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम दिल्ली MCD के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन वार्डों में मतदान 30 नवंबर को संपन्न होगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। यह उपचुनाव उन सीटों पर हो रहा है जहां हाल ही में पार्षद या तो इस्तीफा दे चुके हैं या फिर अन्य कारणों से पद रिक्त हुए हैं।
पंजाब कैबिनेट ने पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग फ्रेमवर्क 2025 के नियमों में ढील दी है। अब 15 मीटर की बजाय 21 मीटर क्षेत्र में कोई नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं है। नक्शा बनाकर खुद प्रॉपर्टी मालिक ही उसे सर्टिफाइड कर सकेंगे। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किफायती प्लॉट उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था रहेगी। कैबिनेट में लुधियाना में नई सब तहसील बनाने का भी फैसला लिया गया। नायब तहसीलदार की नियुक्ति होगी। नई सब तहसील में 4 बटवार सेक्टर, 1 कानूनगो सेक्टर और एक करीब 8 गांव शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बरनाला नगर परिषद को अब नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। बरनाला के विकास को रफ्तार मिलेगी। वहीं पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर के अंतर्गत 100 नई भर्तियां अस्थायी रूप से की जाएंगी। भर्तियां ग्रुप ए, बी और सी के अंतर्गत 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होंगी। जिन जिलों में खेलों का रुझान ज्यादा, उन्हें जिलों में उन्हें तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों को राहत देना आप सरकार की प्राथमिकता है। जयपुर के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के टोडी गांव में आज दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। मजदूरों से भरी बस अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग झुलस गए। जानकारी के मुताबिक यूपी से आई यह बस मजदूरों को टोडी स्थित ईंट भट्टे तक ले जा रही थी। रास्ते में बस 11,000 वोल्टेज की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद ही बस के अंदर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर तुरंत मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुरा उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। साथ ही दमकल की टीम ने बस में लगी आग को काबू में लिया और पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची हाउस भेज दिए हैं और घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन इलाके में सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में आज एयर इंडिया की एक बस में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जिसमें सीआईएसएफ कर्मी भी शामिल थे। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे एयर इंडिया की एक बस में आग लगने की जानकारी मिली। बस में उस समय कोई यात्री या सामान नहीं था। बस में केवल ड्राइवर मौजूद था और आग पर जल्दी काबू पा लिया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बस की जांच कर आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।